मैंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना था, तो उस सिलसिले में मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा टॉपिक उठाया जाए जो आजकल बहुत कॉमन है, और वो है आपका मेंटल हेल्थ इश्यूज, और वो भी स्टूडेंट्स के अमंग। तो उस सिलसिले में मैंने आज इनवाइट किया है, हमारे साथ हैं शिरोज सिद्दीकी, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो मैंने आज इनसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं जिसके थ्रू हम ये जान सकेंगे कि व्हाट आर द रूट कॉजेस, और लास्ट में हम ये जानेंगे कि इससे हम कैसे खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आइए इनसे क्वेश्चंस करते हैं। क्या है इसमें? मैंने आज आपको यहाँ पे इसलिए इनवाइट किया था कि हम कुछ डिस्कशन करना चाह रहे थे मेंटल हेल्थ इश्यूज पे। तो आजकल जो हमने एक सर्वे कंडक्ट किया था एक्चुअली ना, तो उसमें हमें जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट ये आया कि भाई आजकल जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं वो स्टूडेंट्स में इतने तेजी से फैल रहे हैं, और लाइक कोई भी स्टूडेंट हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या इनफैक्ट स्कूल लेवल का जो स्टूडेंट्स होता है उसमें भी ये इश्यूज इतने तेजी से स्प्रेड हो रहे हैं कि लाइक वो बहुत परेशान है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाइक ये वजह क्या है इस मेंटल हेल्थ इश्यूज की इतनी तेजी से स्प्रेड होने की, क्योंकि पहले तो इस तरह से कुछ इश्यूज पाए नहीं जाते थे या शायद हाईलाइट नहीं हो पाते थे। तो अब क्या वजह है? सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने इसके ऊपर फोकस किया, क्योंकि ये ऐसी चीजें जो शायद अब आजकल जिसके ऊपर थोड़ी बहुत अटेंशन दी जा रही है, पर इसकी मजीद अवेयरनेस की जरूरत है। तो आपने सवाल पूछा कि व्हाट आर द रूट कॉजेस। तो खतरनाक बात ये कोई एक रूट कॉज स्पेसिफिक नहीं है, हर इशू के हिसाब से रूट कॉज डिफर करते हैं। चाहे वो किंडरगार्टन के बच्चे हों, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, कॉलेज के बच्चे हों, यूनिवर्सिटी के बच्चे हों। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो जैसे स्कूल शुरू करते हैं, उनमें सबसे कॉमन कंप्लेंट ये होती है कि जैसे घर में जो माहौल होता है, राइट, जैसे सिबलिंग कोई नया पैदा हो गया, बच्चे को अटेंशन नहीं मिल रही, या वो एक स्कूल ऐसा गया है जहाँ पे दोस्त जिस स्कूल में पढ़े थे अब वहां पे नहीं है, फ्रेंड्स नहीं मिल रहे, ठीक है, या मिसाल के तौर पे उसके ग्रेड्स कंपेयर किया जाता है किसी और बच्चे की वजह से। और इस हद तक इश्यूज आ चुके हैं जहाँ पे अम्मी अबू घर में रह रहे हैं, और क्योंकि बच्चा छोटा है तो एक्सप्रेस करना नहीं जानता होगा, तो वो सारी चीजें उसके अंदर बढ़ती रहेंगी, ठीक है। जब आप कॉलेज लाइफ में आते हो तो बहुत सारी चीजें देखने मिलती हैं कि सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत बड़ा इशू होता है, खास तौर पे कॉलेज जहाँ पे आपका ग्रेड बहुत मैटर करता है, वहाँ पे स्टडीज का प्रेशर होता है। यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर आते हैं तो अगेन कॉलेज पे डिफर हो जाती है। जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हम जानते हैं कि कराची के अंदर हर कोने से बच्चा आ रहा होता है, लाजमी नहीं कराची के अंदर कराची का बच्चा पढ़ रहा हो। तो एक चीज है कल्चर क्लैश, जहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर इंटीरियर का इंसान अगर इधर आएगा एक माहौल नया मिलेगा, मतलब उसका कल्चर अलग होगा, तो यहाँ से मैच नहीं होता कल्चर के साथ लाइफस्टाइल। सही इधर आएगा, पेरेंट अकेले देगा, खाना खुद पकाएगा, तो एक सेंस ऑफ सोशल सपोर्ट होती है ना, वो नहीं होगी। यहाँ पे बंदा अकेला महसूस करेगा, जब अकेला महसूस करेगा सहारा नहीं होगा, जब सहारा नहीं होगा तो वो अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करेगा, नहीं कर पाता। और इसी चीज की वजह से चीजें अंडर डेवलप होती रहती है, फिर एक पॉइंट आता है कि वो बाहर आएगा। दूसरी चीज यूनिवर्सिटी के बच्चों के अंदर ये कि जॉब, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो हालांकि बच्चे कहते हैं कि ठीक है डिग्री तो हासिल हो गई, लेकिन क्या ये डिग्री डायरेक्टली जॉब के लिए लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा, ये बड़ा क्वेश्चनेबल होता है। तो इन सारी चीजों को मिला के जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इन सब का प्रेशर बहुत ज्यादा है। एक और चीज सोशल मीडिया, पहले सोशल मीडिया नहीं था, सही, अब सोशल मीडिया की वजह से हर बच्चे के पास हमें एक दूसरे इंसान की जिंदगी के अंदर एक्सेस है, लेकिन पूरी तरह नहीं। क्यों? क्योंकि जो दूसरे इंसान की जिंदगी का हमारा जो व्यू है वो व्यू पॉइंट है, वो जो दिखाना चाहता है। तो अगर मैं अपने आप को किसी और से कंपेयर करूँ, अब जो करना आसान है क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर अगर आप चीजें शेयर करोगे, पॉजिटिव चीजें शेयर करोगे बाद में, उससे मैं इन्फ्लुएंस होगा। क्यों? क्योंकि अब मेरे सामने एक इंसान नहीं जो खुशी बता रहा है, 300 लोग हैं जो एक साथ सारी खुशियां बता रहे होंगे, फलाना गॉट मैरिड, फलाना गॉट जॉब। अब मेरे पास क्या है कि जब मेरे पास चीजें बार बार सामने आते रहेंगी ना, मुझे हिट करेंगी कि मैं पीछे तो नहीं रह गया। इससे सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। एक और चीज, जब आप बात करें कि टेक्नोलॉजी ने हमें कंडीशन कर दिया, या कंडीशन का आसान मतलब आदि इम्पेशेंट होने के लिए। जैसे पहले अगर आपको कोई ना कोई चीज चाहिए थी, आपको इंतजार करना पड़ता था, मिसाल के तौर पर रिक्शा चाहिए ना, आप रोड पे जाएंगे,
बकायदा रिक्शे का इंतजार करेंगे, रिक्शा वाला मिल गया तो आप दाम ऊपर नीचे करने गुफ्तगू करेंगे। अब क्या है कि ऐसा नहीं है, मुझे राइड चाहिए, मैं करीब मंगवाऊंगा, ऊबर मंगवाऊंगा और घर बैठे बैठे आ जाएगा, मुझे कोई निगोशिएशन करने की जरूरत नहीं। अगर राइड खुदा नाश्ता 15 मिनट हुआ है तो कैंसिल कर सकता हूँ, दूसरी मंगवा सकता हूँ। अब मुझे आई एम नॉट यूज्ड टू इंतजार करने के लिए। अब क्या होगा, जब आप अपनी लाइफ के अंदर कोई ना कोई चीज हासिल करने के लिए आते हैं, फौरन से रिजल्ट नहीं आ रहे होते, वहां पे मसला होता है। मैं तो बाकी चीजों के लिए फौरन रिजल्ट पाता हूँ, इस पे क्यों नहीं पा रहा? इससे क्या होता है, डाउट पैदा रहता है, एंजाइटी पैदा रहती है और अगर डिप्रेशन हो जाती है। मतलब कि जैसे कि हर चीज के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं तो कुछ नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो लाइक सोशल मीडिया के लिए, ठीक है, तो आजकल ये जो चीज है वो ज्यादा हाईलाइट हो रही है। मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो पहले ये टैबू था कि यार ठीक है मेंटल हेल्थ तो कोई मसला नहीं है, ये तो कोई इशू नहीं है, नॉर्मल सी चीज है। बट आजकल जो अवेयरनेस स्प्रेड हुई है उसके बाद पेरेंट्स हो गए या लाइक जो भी उस पेशेंट से रिलेट करते हैं, रिलेटिव्स जो होते हैं उसके, वो उस चीज पे फोकस करते हैं कि नहीं यार अगर ये प्रॉब्लम है तो हमें इसका ये करना चाहिए ताकि उसको उस चीज का सॉल्यूशन मिले। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अवेयरनेस स्प्रेड हुई है तो क्या ये एक पॉजिटिव है चीज उस पेशेंट के लिए, एक साइकोलॉजिस्ट के लिए और उस चीज के लिए जो उस चीज को, उस पेशेंट को नुकसान पहुंचा रही है? अवेयरनेस अभी जितनी फैली है बहुत कम है, क्योंकि अगेन जब हम चीजें जो हाईलाइट होती हैं उनकी बात करते हैं वो बहुत कम है। जब आप रूरल एरियाज में जाएंगे ना, वहाँ इसकी आगाही नहीं है, वो फिर इसका हल कैसे ढूंढते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं जैसे बाबा के पास जाना, स्पिरिचुअल हीलिंग, इसके अंदर या उनके और नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कॉमन प्रैक्टिसेस ये कि इसकी शादी करवा देना, वो कुछ साइकोलॉजी से साइकियाट्रिस्ट का इलाज के लिए नहीं जाएंगे, ये वो लोग जाते हैं जिनके पास थोड़ा सा एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप सोशल इकोनॉमिक हवाले से देख रहे हैं, थेरेपी के लिए कौन लोग जाएंगे, जो शायद आपकी एलीट क्लास के अंदर शामिल होती है। क्यों? थेरेपी एक वजह है कि ज्यादा देर तक आप अफोर्ड नहीं कर सकती, एक्सपेंसिव है। साइकियाट्रिस्ट के पास कौन जाएंगे, वो लोग जाएंगे जो शायद दवाई को स्टिग्मा नहीं समझते, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा चीज है कि ज़हनी मसलों के लिए किसी के पास जाना स्टिग्मा समझा जाएगा। क्यों? घर वाले क्या कहेंगे। सही से। अच्छा, तो क्या पेशेंट के लिए क्या फायदेमंद है? बिल्कुल, क्योंकि जब अवेयरनेस फैलेगी तो आपके पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट मेथड मौजूद होंगे, तो आपके पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑप्शंस मौजूद होंगे, ठीक है। अच्छा, क्या ये घर वालों के लिए फायदेमंद है? बिल्कुल, क्योंकि अभी तो शायद किसी के घर में रेयरली होता है कि कोई मिसाल के तौर पर कोई फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर ना आया हो, लेकिन पहले क्या होता है, हमें पता नहीं होता क्या करना है। अब हमें चीजें पता है। जैसा आपके पास मेंटल हेल्थ है, आप फोन करके अपने मेंटल हेल्थ से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई बूढ़ा इंसान है जो शायद अकेला रह नहीं सकता विद मेंटल डिसऑर्डर, आप उसको कहाँ डाल सकते हैं? कारवाना हेल्थ में डाल सकते हैं, रिकवरी हाउस में डाल सकते हैं। पहले जितनी अवेयरनेस थी, जितनी अभी है, लेकिन जितनी अवेयरनेस अभी है ना वो भी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस रूरल एरियाज में नहीं फैलेगी। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अगर कोई ज़हनी मर्ज का शिकार हो, वहाँ पे ट्रीटमेंट आपके पुराने ट्रेडिशनल तौर पे दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं, आम लफ्जों में जिनको हम बाबा कहते हैं। या तो ये होता है, या तो ये कॉमन प्रैक्टिस होती है, जैसे एक शादी करा के देखते हैं वैसे ठीक होते कि नहीं होते। जब आप थेरेपीज की बात करते हैं, जो लोग थेरेपी अवेल करते हैं वो आपके एक एलीट क्लास के लोग अवेल करते हैं। उसकी वजह ये है कि थेरेपी बहुत कॉस्टली है और थेरेपी एक सेशन की बात नहीं होती, वीकली आपको जाना पड़ता है कम से कम 10 दफा। और जो आप साइकियाट्रिक मेडिसिन की बात करें, उनके जो डेमोग्राफिक स्टेटस के लोग अलग हैं। यहाँ पे मसला है कि हम टैबू समझते हैं ज़हनी मरीज के लिए इलाज ढूंढना। क्यों? क्योंकि घर वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगा। अच्छा, अब अवेयरनेस क्या फायदेमंद है कि नहीं है? आज पेशेंट के फायदेमंद है, क्योंकि अब उसके पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं जो पहले आपके पास नहीं थे। जैसे मेंटल हेल्थ, आप फोन पे लाए बगैर चार्जेस के आपको फ्री काउंसलिंग मिलेगी ऑन फोन। ये इसलिए फायदेमंद है क्योंकि आपका नाम छुपा रहेगा और आपको अपनी घर बैठे बैठे काउंसलिंग मिल जाएगा। सही। अगर आप बुरे शख्स हैं और आप ज़हनी मरीज का शिकार है तो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं
रिकवरी हाउस हो गया या कारवाना हयात हो गया। तो जितने फैसिलिटीज पहले थी उतनी फैसिलिटी अभी मौजूद है, लेकिन लोगों को पता नहीं कि वो फैसिलिटीज हैं भी या नहीं है। तो पेशेंट के लिए फायदेमंद है, क्या घर वालों के लिए फायदेमंद है? बिल्कुल, क्योंकि अमूल तौर पर जैसे एडिक्शन के लोग आते हैं, अमूल तौर के घर वाले उनको लेके आते हैं फॉर ट्रीटमेंट, खुद से बहुत कम आते हैं। तो अगर घर वालों को पता नहीं होगा कि फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो शायद वो एडिक्शन के जो फैमिली मेंबर जो भी सफर कर रहा हूँ वो शायद सामने किसी एक प्रोफेशनल के पास ना लेके आए, तो घर वालों के लिए फायदेमंद है। अच्छा, तो इसका इम्पैक्ट क्या ओवरऑल बढ़ रहा है या जनरेट हो जितना हम चाह रहे हैं? अभी हम टारगेट से बहुत पीछे। स्कूल्स में अब साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट होना शुरू हुए, जैसे पीके नाउ स्कूल है आपका, पीसीएचएस कैंपस, वहां पे इस साल से पहले कोई साइकोलॉजिस्ट मौजूद नहीं था। ये इनका पहला साल है जहां पे उन्होंने पीसीएचएस कैंपस के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग छोटे मोटे ब्रांचेस में साइकोलॉजिस्ट रखे हैं, क्योंकि उन्होंने समझा आपको नीड है। एक और कॉलेज है वेल्स कॉलेज, वहां पे इससे पहले 2 साल पहले आपको कोई साइकोलॉजिस्ट नजर नहीं आएगा। आप उन्होंने साइकोलॉजिस्ट का पोजीशन ओपन किया है। एक और कॉलेज है क्रेडो कॉलेज, उन्होंने इससे पहले साइकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट किया हुआ था, लेकिन ये अभी रीसेंट ट्रेंड्स नजर आए। क्यों? क्योंकि अब आपको मिलता है कि बच्चे जो हैं, जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उनके पास मसले ऐसे होते हैं जो शायद घर वालों से डिस्कस नहीं कर सकते, शायद टीचर से डिस्कस नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि उनके पास अवेयरनेस है कि जहनी मरीज एक मर्ज है, और क्योंकि पास अवेयरनेस है कि बाकायदा हमारा थेरेपिस्ट बैठा हुआ है कॉलेज के अंदर, तो उनके पास वो मसले लेके आ सकते हैं। तो अगेन, जितना लोगों के पास अवेयरनेस होगी उतना फायदेमंद है, लेकिन जितने फैसिलिटीज हैं उस टोटल फैसिलिटी के हवाले से लोगों को पूरी तरह आगाही नहीं है। तो इस पर हमें काम करना पड़ेगा कि क्या फैसिलिटीज बनी हुई है, लोगों को पता नहीं है, तो हमें लोगों को बताने पड़ेंगे यहाँ पे फैसिलिटीज है, आप चाहिए बकायदा। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि रूरल एरियाज में इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो ज्यादा ये प्रेफर करते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाने के बजाय हम कुछ स्पिरिचुअल, कुछ ऐसे हकीम या कुछ ऐसे कर लें जिसकी वजह से हम इससे बच जाएं। और मजे की बात ये है कि वो ये नहीं चाहते कि इससे हम परमानेंट हम इससे जान चुके हैं, वो बस थोड़े वक्त के लिए गुजारा हो जाए। ठीक है, तो आपको जो है इतना वर्क हो गया, फील्ड में काम करते थे, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने किया हो कि यार नहीं, अब लाइक ये भी कोई इशू है जो इतना बढ़ रहा है, और लाइक कोई चीज आपको ऐसी हिट की हुई? बिल्कुल, जैसे अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस हैं, तकरीबन 4-5 पुरानी बात है कि एक केस आया था, कॉलेज का बच्चा था एंड उसको ओसीडी था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक मर्ज है जिसके अंदर आपको सोच बार बार आती है और परेशान करती है सोच। उसको दूर करने के लिए आपको कोई एक्शन परफॉर्म करना होगा, लेकिन मसला है कि जो एक्शन परफॉर्म करने से जो आराम मिलता है बहुत कम टाइम के लिए मिलता है, तो सोच दोबारा वापस आती है। तो इसका मतलब है कि सोच दोबारा है कि आप एक्शन दोबारा करोगे तो एक्शन रिपीट होंगे। तो एक बच्चा था कॉलेज का, वो अपना हाथ रगड़ता था बात में, और इतना रगड़ता छाले पड़ गए। तो जब केस सामने आया तो पूछा गया कि भाई जिंदगी कैसी है, लाइफ कैसी है? कोई टेंशन वाली बात नहीं, घर के माहौल सब ठीक था। स्कूल की बात आई तो कुछ नजर आया कि स्कूल में कुछ है, सही दोस्त वगैरह तंग नहीं करते, मार्क्स इसके फुल आते हैं, ठीक है, क्लास के अंदर कोई उसको बुली नहीं करता। तो उससे जब पूछा गया क्या कोई टीचर्स आपको तंग करते हैं, तो उसने बताया कि एक दफा वॉशरूम गया था एंड कैंपस के अंदर एक टीचर ने उसके साथ वॉशरूम में गलत हरकत की थी, उसके साथ अब्यूज हुआ। एंड क्योंकि कॉलेज में बच्चा था, तो पहली बात ये कि उसको उसके लिए बाकायदा समझना कि मेरे साथ अब्यूज होता बहुत भारी बात होती है। दूसरी चीज के एक्सेप्ट करना अब्यूज होता भारी होती है। तीसरी चीज मैं घर वालों को कैसे बताऊंगा, चौथी चीज घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि ये चीजें आपको सोसाइटी में कॉमन प्रैक्टिसेस नजर नहीं आते। तो पता ही चला क्योंकि उसने घर वालों को नहीं बताया था, वो जो फीलिंग्स, इमोशनल टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी अंदर बढ़ते रही, और वो बाहर निकलेगी। किस तरह बाहर निकलेगी? क्योंकि उसके साथ छेड़खानी हुई थी गलत अंदाज में, अपने आप को नापाक समझना शुरू किया था, और उस नापाकी को दूर करने के लिए वो अपना हाथ बार बार रगड़ रहा था। ठीक है, जब उसका प्रॉब्लम एड्रेस हुआ, जब उसका प्रॉब्लम सामने लाया गया, तो फिर उसको समझ में आया कि मेरा जो हाथ मरने का जो रीजन है वो बकायदा कुछ और है, और वो अंदर छुपा होता, ट्रैप होता अनकॉन्शियस में।
तो घर वालों को बताया, उन्हीं तो पहले शॉक में थी, लेकिन अच्छी बात है कि थोड़ी एजुकेटेड फैमिली थी, तो उन्होंने बकायदा समझ गए कि बच्चे के साथ अब्यूज हुआ है एंड ये कोई छोटी बात नहीं है। तो उनके पास दो रास्ते थे, या तो स्कूल चेंज करें या पुलिस के पास जाते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सच्चा चुपचाप स्कूल चेंज करवा देते हैं। तो आजकल ये है कि क्या ऐसे केसेस सामने आए हैं, आई वुड से कि अब्यूज के केसेस आजकल बहुत हाईलाइट हुए हैं। ठीक है, जो पहले भी होते थे लेकिन हाईलाइट नहीं होते, अब क्योंकि हाईलाइट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब थोड़ी सी आगाही मिल रही है, क्योंकि बच्चों के स्कूल में अब क्या होता है, ट्रेनिंग होती है ऑफ गुड एंड बैड टच। ये इंडिया में प्रोग्राम होता है, आमिर खान ने किया था, सत्य जयते वाला। जी हाँ, सत्य में विजय। वहां से कॉन्सेप्ट शुरू होता है। स्कूल में जब ट्रेनिंग देते ना, छोटे छोटे बच्चों को पता चल जाता है कि क्या चीज हमारे साथ सही हो रही है, क्या चीज गलत हो रही है, तो फिर वो अब्यूज को आइडेंटिफाई करके पहले फिर बोल पाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। तो मेरे एक्सपीरियंस में ये चीजें आजकल नजर आई है। सही सही। तो मतलब कहने का अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो ये है कि भाई एक जो जिसके साथ ये अब्यूज होता है उसका माइंड इतना मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया कि यार वो ये नहीं कर पाता कि हम लाइक शेयर करूं या नहीं करूं। शेयर करूंगा तो मेरी इमेज या मेरा जो पर्सनैलिटी किस तरह से होगी। सही। अच्छा, तो इस सिलसिले में जाहिर सी बात है आपकी उनसे उनके पेरेंट्स से भी कुछ डिस्कशंस वगैरह होती होगी, तो आप उनको क्या मतलब सजेशन देते हैं कि यार देखें इससे आप अपने चिल्ड्रन को, जो आपको बच्चा है, अगर वो शेयर नहीं करेगा तो दूर हो रहा है आपसे, ना ही करीब हो रहा है, तो इस तरह से कुछ आपको? अच्छा, अमूमन तौर पे कुछ चीजें बच्चे चिल्ड्रन पेरेंट्स से शेयर नहीं करेंगे। सही। उसके बकायदा प्रोफेशनल्स मौजूद हैं और प्रोफेशनल भी बच्चों से डायरेक्टली पूछे पासा मसला क्या है। सही सही। वो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टेक्निक जो इनडायरेक्टली मसले का हल निकालते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, फिर थेरेपी होती है। वहां से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आता है फिर वो माँ बाप को बताते हैं। ठीक है, अगर वो कोई खतरनाक या कोई खतरे की अलामत दिलाए। अच्छा, पेरेंट्स बच्चों से कम्युनिकेशन इंप्रूव कैसे करें वो अलग डिबेट है। बेसिकली बच्चों से कहा जाता है कि, और पेरेंट्स से भी कहा जाता है कि आप पेरेंटिंग को टेक्नोलॉजी से रिप्लेस मत करें, क्योंकि अगर आप अपना रोल टेक्नोलॉजी हवाले कर दें, जैसे पहले माँ जो थी शादी में जाती थी एंड बच्चों को पता देखती थी, अब सिर्फ माँ नहीं अबू भी बच्चों को मोबाइल पकड़ाते हैं और वो जब डिस्ट्रैक्ट रहता है। अब क्या होगा कि बच्चे के लिए पेरेंट नहीं है, बच्चे के पेरेंट अब आप फोन है। तो जब असल मसला नजर आते हैं पहले माँ बाप के पास नहीं जाए, फोन के अंदर घुसेगा, और जब फोन से जवाब नहीं मिल रहा होगा फिर आपके पास अगेन सिम्टम्स नजर आएंगे, और इतना लेट हो चुका होता है कि फिर हम ये लोग परेशान होते हैं कि बच्चा हमें क्यों नहीं बता रहा होता। तो ये है कि बच्चे और अम्मी अबू को कोलैबोरेशन नहीं बना हुआ, एक गैप आया हुआ है। तो अम्मी अबू फिर बच्चे के अम्मी अबू नहीं रहे, बायोलॉजिकली है, सोशली तौर पे है, लेकिन रिलेशनशिप के तौर पे नहीं। तो जब कोई खतरनाक चीज आती है बच्चा अम्मी अबू को नहीं बताया, क्यों? क्योंकि अब वो स्ट्रेंजर बन चुके हैं, क्यों बॉन्ड नहीं रहा। तो बच्चे जो अपने दोस्त के पास जाएंगे या अपने अंदर रखेंगे। तो ये है कि डोंट रिप्लेस टेक्नोलॉजी विद पेरेंट। सही। पेशेंस होते हैं, पता नहीं मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ सही या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बेचारा उस चीज से बहुत इफेक्ट हुआ होता है। तो मैं क्लाइंट एग्जैक्टली पेशेंट मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। तो लाइक हमें कैसे पता चले कि यार ये कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहा है? क्योंकि फॉर एग्जांपल हम किसी को देखते हैं तो हमें ये फील होता है कि यार नॉर्मल है। तो इस टाइप के सिम्टम्स के उसके थ्रू पेरेंट्स या उसके जो भाई होते हैं या बहन होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं वो कैच कर पाएंगे नहीं यार कुछ ना कुछ सीन नहीं? इसका एक क्लियर कट जवाब नहीं, डिफर करता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिसऑर्डर्स। सही। कुछ डिसऑर्डर्स में बकायदा खुद की आगाही होती है, कुछ डिसऑर्डर्स में आपको अपना पता भी नहीं होता। ठीक है, जिन डिसऑर्डर्स में आपको अपनी आगाही होती है वो होता है डिप्रेशन, एंजाइटी, मतलब परेशानी। ठीक है ना, उन डिप्रेशन की अलामत ये कि 14 दिन तक आपका मूड ज्यादातर लो होगा। ओके, आपके अंदर जो चीज आपको करना पसंद है उन चीजों पे दिलचस्पी हट जाएगी, नींद डिस्टर्ब होगी या तो बड़ी कम होगी, एपेटाइट डिस्टर्ब होगा। ठीक है, और आप थकावट महसूस करेंगे, आउट ऑफ एनर्जी महसूस करेंगे। और ये लाजमी नहीं है लेकिन सुसाइडल थॉट्स आ सकती हैं। अगर ये चीजें 14 डेज तक होती हैं फिर आपको डिप्रेशन की कैटेगरी में डायग्नोस हो सकते हैं। एंजाइटी के अंदर, खौफ के अंदर क्या होगा कि आपको 1 महीने तक
स्पेसिफिक चीज से डर लगेगा और आप उस चीज से हमेशा डरेंगे, आप उस चीज को अवॉइड करने के लिए एक कदम लेंगे, नौकरी से जाएंगे वगैरह। और जब वो आप उस चीज से डरेंगे, आपका डर बकायदा उस चीज से जो खतरा होगा उससे ज्यादा होगा। तो आपका जो खौफ है दूसरों को समझ में नहीं आएगा। अगर आपको 1 महीना हो गया और उससे आपकी ऑक्यूपेशनल, नौकरी, सोशल जो माशी होता है और पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगी, फिर आप कह सकते हैं कि मुझे डिसऑर्डर्स। अच्छा, वो चीजें जहाँ पे लोग अपनी आगाही नहीं होती, वो कौन सी होती है, जिसको हम आम लफ्जों स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। सही। वहां पे बंदा खुद नहीं आएगा क्योंकि बंदे को रियलिटी कांटेक्ट नहीं होता। उसमें क्या होता है कि कम से कम 1 महीने तक इंसान जो है उसको आवाजें या चीजें दिखाई दे रही होती है, स्मेल आ रही होती है या चीजें महसूस हो रही है जो दूसरों को शायद नजर ना आए, सुनाई ना दे, सुनाई ना दे। उसके अंदर एक ख्यालात पैदा हो जाएंगे कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, सही, या किसी को मुझसे प्यार है, या कोई मुझसे ज्यादा से बिना किसी एविडेंस के। अगर आप उनसे बोले एविडेंस लाओ तो वो नहीं ला पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा उनकी स्पीच होगी, आपको समझ में नहीं आएगा क्या कह रहे होंगे, उनकी थिंकिंग पैटर्न बहुत अजीब होगी। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक क्लाइंट आया था, गुफ्तगू कर रहे हैं तो एकदम वो खिड़की की तरफ इशारा करते हैं, सही, और बोलते हैं उस जानवर ने कपड़े नहीं पहने, ठीक है। तो अगेन ऐसे सोच आ रही होती है। और किसी केसेस के अंदर वो एक पोस्चर मेंटेन करेंगे, या एक टांग पे खड़ा हो जाएंगे, या अपना हाथ यूं करेंगे घंटों तक, ठीक है। उस वक्त तक नीचे नहीं जाए जब तक उनका दिल नहीं गिर जाएगा नीचे का, चाहे उसमें पेन होता है, चाहे उसमें पेन होता है नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ अलामात हैं, ठीक है, ये नेट से भी मालूम हो सकती हैं, लेकिन बाकायदा आप थेरेपिस्ट के पास उस वक्त ना जाए जब डिसऑर्डर बन चुका हो। तो आप थेरेपिस्ट के पास छोटी छोटी परेशानी के लिए भी जा सकते हैं। जैसे डॉक्टर के पास हम जब कैंसर होता है लाजमी डॉक्टर के पास हम कैंसर के लिए, छोटी छोटी बीमारी के लिए हम जाते हैं। तो अगर आप नॉर्मली स्ट्रेस भी महसूस करते हो, ठीक है, तो आप थेरेपिस्ट के पास लाजमी जाए, क्योंकि जब आप छोटी स्ट्रेस होता है तो आप दोस्तों से बात करते हैं, राइट। तो क्यों ना वो चीज आप सीरियसली लेकर थेरेपिस्ट के पास जाए। आउट ऑफ द बॉक्स एक क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, आपने कबीर सिंह मूवी देखी है इंडिया? कबीर सिंह मैंने नहीं देखी। देखिएगा पहली चीज। अच्छा, उसमें क्या होता है, उसमें जो डॉक्टर होता है, हार्ट का वो डॉक्टर होता है, सर्जन होता है। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप वो चीज अगर आपको हिट करे कहीं ना कहीं, या आपका एक जेस्चर ऐसा है कि आप रॉबी टाइप है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब एक शरीफ गुंडा बनने वाली मूवी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि यार वो जो डॉक्टर होता है वो खुद कहीं ना कहीं उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। उसमें क्या होता है कि वो पेशेंट बात कर रहा है, चुप हो जा, पानी कर, इस तरह से। तो अगर फॉर एग्जांपल जो साइकोलॉजिस्ट है जो पेशेंट्स को डील कर रहा है कि यार उस चीज से बाहर आने के लिए, तो उस डॉक्टर को क्या करना चाहिए कि यार पहले मैं तो उस चीज से बाहर आऊं, फिर मैं दूसरों को बाहर लाऊं। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछे, जो शायद बहुत कम लोग ऐसा सोचते होंगे। ये बहुत वैलिड है। ये पीछे जाता है जब हमारी ट्रेनिंग होती है फॉर डिग्रीज एमफिल या पीएचडी के लिए, बोला जाता है आप अपनी थेरेपी भी खुद करवाएंगे। अच्छा, अगर आपने नहीं करवाए तो आपको पीएचडी की डिग्री नहीं मिलेगी। इसकी वजूहत होती है। आपको अपना मसला साफ करना पड़ेगा। सही। अगर आपका अपना मसला साफ नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको दूसरे में भी नजर आएगा। फिर आप उसको एज अ साइकोलॉजिस्ट ट्रीट नहीं करोगे, आप उसको शायद अपने आप देख के या अपना कोई जानने वाला देख के ट्रीट कर रहे होंगे, जिसके अंदर बायसनेस आ सकती है। तो ये ट्रेनिंग के अंदर बाकायदा स्ट्रैटेजीज करते हैं। दूसरी चीज, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो शायद डिप्लोमा करके थेरेपी करना शुरू करते हैं। जैसे नेट पे बहुत सारा आपको नजर आता है, 6 मंथ का कोर्स है सीबीटी का। ये थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि डिग्री के अंदर आपको अपनी थेरेपी करवानी पड़ती है। सीबीटी कोर्स 6 महीने के लिए जो भी डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं, उसके लिए ये एस्पेक्ट मौजूद नहीं होता। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक इंसान ऐसा घूम रहा है जिसको अपने इसके मसले हल नहीं हुए और एकदम थेरेपी करना शुरू हो गया। ये नुकसानदेह इसलिए क्योंकि उसको कोई साइकोलॉजी का बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है। अगर नहीं है, दूसरी चीज उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, वो शायद बिना जाने अपने क्लाइंट के अंदर वो प्रॉब्लम्स डाल सकता है, पैदा कर सकता है, ठीक है, या नजरअंदाज कर सकता है। तो ये जो आपने बात पूछी, ये हमें पीएचडी के और एमफिल के ट्रेनिंग के अंदर भी होता है। अच्छा, डिग्री मेरी हो गई, उसके बाद मसला आता है, फिर मैं क्या करूं?
तो हमें एडवाइस किया जाता है कि again, आप एज अ साइकोलॉजिस्ट हैं लेकिन आप दूसरे साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएं फॉर योर ओन थेरेपी। तो जैसे इट्स लाइक अ डॉक्टर गोइंग टू अनदर डॉक्टर फॉर हिज ओन मेडिकल प्रॉब्लम्स। तो अगेन ऐसा नहीं कि एक साइकोलॉजिस्ट किसी के पास नहीं जाएगा, अपने प्रॉब्लम्स अपने साथ रखेगा, वो भी एक इंसान है। और उसको एडवाइस भी किया जाता है कि अगर आप एक चीज है कि बर्नआउट महसूस कर रहे हैं तो आप जरूर खुद अपना स्ट्रेस कम करें, थेरेपी लें, वरना से क्या होगा आपको प्रोफेशनल इंटरेक्शन और परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होगा। सही। अच्छा, बहुत से ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, या मतलब मैं भी बहुत से ऐसे जब तक तो मैं नहीं समझाता यार एक क्लाइंट है, मैं उनसे एज अ फ्रेंड मिल रहा था, वो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे जैसे लाइक पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अब जब उनपे प्रेशर आया तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो अपने आप से डरने लग जाते हैं, ठीक है, या कुछ किसी भी वो हर बंदे को, नेक्स्ट बंदे को जो उनके पास होता है या सामने से आ रहा होता है, वो उसको ऐसा देखते हैं कि यार ये मुझे शायद कुछ पकड़ने वगैरह नहीं आ रहा। तो इन सूरत हाल में उस बंदे को क्या, वो तो जाहिर सी बात है जब वो अपने आप की वो चीज नहीं कर पा रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो इस चीज में क्या पेरेंट्स को, सिस्टर्स को, ब्रदर्स को कुछ करना चाहिए कि यार हम इसको लेके जाएंगे? लाजमी नहीं कि पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर जो उसके करीब है, ठीक है, उसको एक सेफ सोशल सपोर्ट या माहौल प्रोवाइड करना लाजमी है। क्योंकि अभी जो आप केस बता रहे हैं, ठीक है ना, उनके अंदर सबसे बड़ी चीज पैरानोया पैदा हो चुकी है। पैरानोया मतलब दूसरे लोगों पर शक करना, तो सिक्योर किसी के साथ नहीं समझता। तो लाजमी नहीं कि पेरेंट्स हो, वो इंसान जिसको अपना सबसे करीब समझता हो, उस इंसान को सबसे पहले स्टेप उसका ये होगा कि जो मेक श्योर कि भाई वो किसी खतरनाक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, जैसे अपनी जान ले लेना या गलत जगहों में फटे करना, ऐसा कदम लेना जिसके साथ उसके नुकसान हो सकते हैं, राइट? जैसे किसी इंपॉर्टेंट फिगर जो उसकी जिंदगी में, उसको मिसट्रस्ट करके फटा करे, ऐसा ना करे, ठीक है? तो अपना रिलेशन इस्तेमाल करके, क्योंकि इंसान अपने उससे करीब है, उसको इन चीजों से रोकना। दूसरी चीज, क्योंकि वो आपके साथ होगा, राइट, फिर आपको उसको थोड़ा बताना पड़ेगा या आगाही देनी पड़ेगी, अगर आगाही के लायक है कि नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर थेरेपी। सही। अगर तो आप ये कर सकते हैं, आप उनको अकम्पनी कर सकते हैं टू अ, या शायद एक आध सेशन के अंदर आप उनके साथ बैठ भी सकते हैं विद द थेरेपिस्ट, क्योंकि थेरेपिस्ट कुछ एकदम ट्रस्ट ना करे, जब वो रिपोर्ट डेवलप हो जाए, ट्रस्ट डेवलप हो जाए, फिर शायद आप क्लिनिक के अंदर ना बैठे, वेटिंग एरिया में बैठ सकते हैं, राइट? लेकिन ये है कि आपको सोशल सपोर्ट उनको देना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने केस बताया, सबसे खतरनाक चीज है उनके पास सोशल सपोर्ट लैक कर रहा है। सोशल सपोर्ट लैक करेगा, ट्रस्ट लैक करेगा। सही। जो ट्रस्ट लैक करेगा ना, तो फैसले लेने के जो हम दूसरे मशवरा करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। उससे क्या होगा, शायद गलत कदम ले सकते हैं जिसकी वजह से उनकी जिंदगी आगे जाके इम्पैक्ट हो, और हमें उस चीज से उनको रोकना है। सही। तो जिस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है फील्ड में, कोई ऐसा मतलब कराची, मतलब अभी मैं कराची के रीजन में बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसा इलाका जहाँ से आपको लगता हो कि यार ज्यादातर इस रीजन में या इस स्पेसिफिक पार्ट में कुछ ना कुछ इशू है जो वहां से पेशेंट ज्यादा आते हैं? अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है, हर इलाके का अलग मसला है। अच्छा। जैसे आपके पास कोरंगी है, ठीक है, कोरंगी के अंदर कहा जाता है कि इतना फाइनेंशियली डेवलप नहीं है, फिजिकल एक्टिविटीज में। वहां पे क्या हो रहा था कि वहां पे फिर मसले कर रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन चल रहा होगा, आपके ड्रग एडिक्शन चल रहा होगा, और वरना फिर आपके डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब घर में मारपीट चल रही होगी, वहां से मसला पैदा होता है, ठीक है? क्लास वहां पे क्या होगा कि ज्यादातर जो होता है कि लोग में आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, गैप आ गया, ठीक है, ड्रग की अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, या वहां पे क्या होता है आपके फाइनेंशियल लॉस लोग बेयर नहीं कर पाते, ठीक है? तो वहां पे अलग मसला, जैसा आपके गुलशन के बाद होंगे, वहां के बाद होंगे, राइट? वहां पे ज्यादातर आपको घरेलू झगड़े, ठीक है, या अगेन रिजेक्शन फ्रॉम मैरिजेस, ठीक है, या एम्प्लॉयमेंट की टेंशन, वैसे मसले मिलते हैं। तो हर डोमेस्टिक कैटेगरी का मसला अलग है, ठीक है? तो हम कह नहीं सकते ये सबके मसले हैं। तो इसी तरीके से हर किसी ट्रीटमेंट भी अलग है। सही। ज्यादातर जो आबादी होती है which cannot afford much, वो थेरेपी की तरफ ले आएंगे, आपके साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन देंगे। क्यों? उसका असर फौरन आता है, भाई दवाई दे दो एक महीने के लिए, ठीक है, मैं वापस गाँव जाऊंगा, एक्सेट्रा। ये
फायदेमंद भी है लेकिन नुकसानदेह इसलिए कि वो रूट कॉज आपका हाईलाइट नहीं करते। ठीक है, जो आपके जो थोड़े बहुत अफोर्डिंग लोग हैं वो शायद थेरेपी के लिए है, ठीक है, लेकिन वो भी कम है। तो अगर हर किसी इलाके का मसला अलग है और हर किसी का इलाके का मसला का कॉज अलग है और हर किसी इलाके का प्रेफर्ड ट्रीटमेंट भी अलग है। सही। तो लाइक इन लास्ट में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, मतलब कंक्लूजन इसका यही है कि यार हर किसी का अलग अलग मसला होता है और आप लोग उस मसले को लेके उस बंदे के अकॉर्डिंगली डील करते हैं। yes. और फिर उसको बताते हैं कि भाई आपको इस तरह से करना है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली ये मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आता है आपके पास, तो आप क्या उसको मेडिसिन देते हैं या कुछ थेरेपी जैसी बताते हैं कि वो अपने घर में प्रैक्टिस करे जिसकी वजह से उसको रिलैक्सेशन मिले और वो उस प्रॉब्लम से जल्दी निकले? अच्छा, साइकोलॉजिस्ट आपको कभी मेडिकेशन नहीं देगा। अच्छा, मेडिकेशन साइकोलॉजिस्ट देगा। ठीक है। तो अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गए और मेडिसिन दे रहे हैं, वो गैर कानूनी है। अच्छा, रिपोर्ट करना लाजमी है। साइकोलॉजिस्ट की थेरेपी के लिए क्या करते हैं? बेसिक आइडिया ऑफ थेरेपी ये कि मैं आपको जवाब का हल नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आपके दोस्त भी बता रहे हैं, माँ बाप भी बता रहे हैं, मैं भी बताऊंगा और अमल नहीं करेंगे। थेरेपी का कोर मकसद ये होता है कि मैं आपके साथ आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करूं, तो आपको खुद पता लगाना का मसला क्या है और फिर आपके सामने ऑप्शंस ना हो कि आपके हिसाब से ये हल है, आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहेंगे अपने प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए, ठीक है। और अगर कहीं ऊपर नीचे होते तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इससे क्या फायदा है? आप अपना मसला खुद आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यस, प्रोफेशनल के साथ, लेकिन खुद आपको किरदार है। आप अपने मसले का हल भी खुद आइडेंटिफाई कर लें और आपने मसले का हल को इनिशिएट करने का भी खुद के पास चॉइस है। इससे क्या होता है, आपके अंदर सेंस ऑफ इंडिपेंडेंसी आ जाती है। तो हमारा थेरेपी का असूल ये कि ये नहीं कि पूरी जिंदगी इस बंदे को बुलाते रहो। एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पे वो आपको अलविदा कर दे। हमारा काम ये कि अपने आप को बेकार बनाना बेसिकली। तो जब उसके बाद इतनी सलाहियत आ जाएगी अपने मसले खुद सॉल्व करने के लिए, तो फिर हम उसको घर भेज देते हैं, वो चला जाता है क्या। और हमारा बेसिक इनिशिएटिव भी होता है कि उसके अंदर इतनी चीजें आ जाए, सलाहियत हो जाए कि खुदा ना अगर वो आगे जाके भी अलग मसले महसूस करता है, थेरेपी के अंदर चीजें सीखी उसको अप्लाई करके उन चीजों को खुद सामना करे। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब उन क्लाइंट्स को आप डील करके जाहिर सी बात है खुद पे भी कुछ उसका इम्पैक्ट आता होगा, तो उससे आप खुद को कैसे प्रिवेंट करते हैं? प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, नेचुरल है, ठीक है। थेरेपी के अंदर कॉन्सेप्ट है ट्रांसपेरेंस। मतलब एक क्लाइंट हमें कैसे देख रहा था, क्लाइंट अगर हमें बाप की नजर से देख लिया, उसके अंदर फायदे नुकसान आते हैं। बाप से नफरत करता है, मुझे बाप की नजर से देख लिया, घर की मसला है। एक होता है काउंटर ट्रांसपेरेंस। थेरेपिस्ट क्लाइंट को किस नजर से देखता है, तो मिसाल थेरेपिस्ट का एक बच्चा की तरह हो गई, थेरेपी में एक बच्चा आता है, क्या उस बच्चे के अंदर अपना बच्चा देखती कि नहीं देखती, उसके अलग नुकसान आते हैं। फायदे ये होंगे उसको सेक्सेशन भी करे, नुकसान ये होंगे उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट पैदा हो जाए। तो अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रॉब्लम्स या इश्यूज आते हैं नेचुरल, उसको डील करना थेरेपिस्ट की जिम्मेदारी होती है थ्रू काउंसलिंग या सुपरविजन। क्योंकि जो थेरेपिस्ट होता है ना पीएचडी से नीचे, उसके ऊपर एक पीएचडी बैठी होती है जो मसले का हल आइडेंटिफाई करके जो नीचे जो एमफिल कर रहे हैं उनका मसला दूर करें। पीएचडी लेवल पे जब आप जाते हैं तो फिर आपके ऊपर कोई नहीं होता, आपकी फिर खुद की जिम्मेदारी बन जाती है कि आप थेरेपिस्ट लें किसी ट्रेन बंदा से जो आपके इश्यू से रिजॉल्व करे। सही। चले, तो ये आज का हमारा सेशन था। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।